ईयर 4 सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की कक्षा में आप सभी शिक्षक शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने विषय के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में जाना जाता है। तो आज हम इसी संस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि यह संस्था कब स्थापित की गई, क्यों स्थापित की गई, इस संस्था की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो जहाँ तक इसकी स्थापना का प्रश्न है, तो आप लोग जानते होंगे कि अभी तक जो है पूरी दुनिया में दो बड़े युद्ध हुए हैं। एक प्रथम विश्व युद्ध था, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला और फिर 1939-1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध चला। तो इस तरह के विश्व युद्ध क्यों हुए, कैसे हुए और फिर इनका कारण क्या था, और आगे चल के इस तरह के कोई विश्व युद्ध फिर से ना हो, ऐसा जो है प्रमुख देश के उस समय के जो महत्वपूर्ण नेता थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा और सोचा और उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के विश्व युद्ध से अपार जो है धन और जन दोनों की क्षति होती है। और इस तरह की क्षति से बचने के लिए ही इस तरह की एक संस्था की स्थापना का जो है प्रस्ताव लाया गया। आपको पता है कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो 1918 तक चला था, इसकी स्थापना के बाद भी एक इस तरह के संघ को स्थापित किया गया था। उस समय उस संघ को नाम दिया गया था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन नाम दिया गया, जिसको कहा जाता था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ, जिसको अंग्रेजी में लीग ऑफ नेशन कहते थे, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के तुरंत बाद। लेकिन यह राष्ट्र संघ ज़्यादा सफल नहीं हो सका। इसमें कुछ कमियां थी, इसमें कुछ खामियां थी। इसी का परिणाम हुआ कि आप देखेंगे कि 20 वर्ष के अंतराल के बाद ही, लगभग 20 वर्ष के पश्चात ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। इस द्वितीय विश्व युद्ध के सेकंड वर्ल्ड वार को रोकने में ये संस्था बिल्कुल नाकाम रही। इस संस्था के द्वारा इस तरह का कोई भी कार्य या प्रभावशाली निर्णय नहीं लिया जा सका। इसकी कुछ कारण थे, जिससे इस संस्था की संरचना ही कुछ इस प्रकार से थी कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सका। तो इसलिए ये जो 1919 में राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, यह राष्ट्र संघ एक तरह से फेल हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। फिर 20 वर्ष के अंतराल में ही पूरा यूरोप और अमेरिका एक दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। तो इस दौरान जानते हैं आप कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें दो गुट थे। एक गुट का नाम था मित्र देश, आप लोग जानते ही होंगे, मित्र देश, और दूसरे थे ध्रुवीय देश। ध्रुवीय देश, ठीक। तो मित्र देश के जो बड़े बड़े नेता थे, इसमें आप जानते हैं अमेरिका था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, तत्कालीन समय उसको सोवियत संघ कहा जाता था, आज इसमें थे मित्र देश में। जबकि ध्रुवीय देश में आपका जापान, जर्मनी और इटली आते थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय ही मित्र देश की जो उस समय के राष्ट्राध्यक्ष थे, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन्होंने यह तय किया कि हम यह युद्ध तो लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद फिर कभी विश्व में इस तरह का भयानक युद्ध नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के कोई न कोई उपाय होना चाहिए। उसी उपाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव लाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के काल में ही निरंतर चल रहा था। इसकी स्थापना का जो क्रम था वो 1941-42 से ही शुरू हुआ था और ये 1945 में जाके पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इस बीच इसकी तमाम बैठकें हुई, तमाम इसकी योजनाओं को लाया गया, किसी में क्या क्या कार्य किया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा। और इस तरह से कई बैठकों के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना अमेरिका के ही एक शहर सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। सैन फ्रांसिस्को में जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसके 50 सदस्य थे। तत्कालीन समय 50 सदस्यों ने
इस पर हस्ताक्षर किया था। इसका जो दस्तावेज तैयार किया गया था उस पर जो है 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, उसमें अपना भारत भी था। यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक देश रहा है। तो 50 सदस्यों के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी, और आज इसकी सदस्य संख्या आप लोग जानते हैं कि 193 हो गई है। 193 इसकी सदस्य संख्या, तो 50 से चलकर 193 तक इसकी सदस्य संख्या आज की डेट में पहुंच सकती है। तो जहाँ तक हमने अभी आपके सामने चर्चा किया कि इसकी स्थापना कब की गई और किन परिस्थितियों में की गई, अब हम इसके कार्य क्या हैं इसको देखेंगे और इसके प्रमुख अंग क्या हैं इसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था शांति स्थापित करना, विश्व में फिर से कहीं पे रक्तपात ना हो, किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, कोई साम्राज्यवादी विस्तार को फिर से न कर सके। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को स्थापित किया गया था, और इसको तमाम शक्तियाँ और अधिकार दिए गए थे जो राष्ट्र संघ, जो कि लीग ऑफ नेशन 1919 में बना था, उसको नहीं दिया गया था। उसकी शक्तियाँ कमज़ोर थी। उस चीज़ को देखते हुए, वहाँ से कुछ चीज़ों को सीखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया, और इसके लिए इसकी संरचना कुछ इस तरह से की गई कि जिससे चलकर यह एक प्रभावी तंत्र के रूप में विकसित हो सके और अपने जो उद्देश्य निश्चित किए गए हैं इसके उद्देश्यों को कहीं न कहीं ये पूरा कर सके। तो जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद इसके दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें तो इसके अंग कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके कई अंग हैं जिसके माध्यम से यह कार्य करता है। इसका पहला अंग जो होता है उसको कहा जाता है महासभा। महासभा, जनरल असेंबली। और इसकी चलिए एक बार सारे अंगों का नाम बता देते, फिर एक एक की चर्चा करेंगे। दूसरा इसका जो अंग होता है उसका नाम है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। तीसरा इसका अंग जो है उसका नाम है सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद। चौथा इसका जो अंग है उसको हम न्यासिता परिषद कह सकते हैं। अभी एक अंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। न्यासिता परिषद। पांचवा इसका जो अंग है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा इसका जो अंग है उसको हम कहते हैं सचिवालय। ये इसका सचिवालय भी होता है। तो इस तरह देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो प्रमुख रूप से 6 हैं। तो इन्हीं 6 अंगों के बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि महासभा क्या है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा अंग है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग होता है। इसकी वर्तमान में सदस्य संख्या 193 है। जितने भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी महासभा के भी सदस्य होते हैं। महासभा की संरचना के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 193 है। जैसे कि मैं बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब महासभा के भी सदस्य होते हैं। महासभा का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि किसी भी समस्या के ऊपर, किसी भी विवाद के ऊपर सबसे पहले यहीं पर विचार विमर्श किया जाता है। महासभा में ही इन सब टॉपिक पर, इन सब समस्याओं पर यहाँ पर विचार किया जाता है। यहीं पर किसी चीज़ को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है जिसमें चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। इसका दूसरा काम एक ये भी है कि ये जो है नया कोई देश अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहता है तो उसको सदस्यता देने का भी काम महासभा करता है। इसी प्रकार अगर किसी देश को
संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से हटाना हो तो उसका कार्य भी महासभा के द्वारा किया जाता है। महासभा इस तरह से जो है क्या क्या कार्य करती है, किसी भी समस्या पर विचार विमर्श करती है, नए सदस्य देशों को एंट्री देती है और उनको बाहर निकालने का भी कार्य करती है। इसका जो दूसरा अंग है वो है सुरक्षा परिषद, जो कि इसका अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सुरक्षा परिषद के बारे में इसके सुरक्षा परिषद को समझने के लिए सबसे पहले इसकी संरचना को समझना पड़ेगा। सुरक्षा परिषद का जो कार्य होता है, अगर किसी चीज़ की संरचना को समझना हो तो सबसे पहले उसके कार्य को समझना चाहिए। सुरक्षा परिषद का सबसे प्रमुख कार्य है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की अशांति होती है तो वहाँ पर शांति लाने का कार्य, शांति उत्पन्न करने का कार्य सुरक्षा परिषद को दिया गया है। किसी भी विवाद, किसी क्षेत्र में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो उस विवाद के निपटारे का कार्य सुरक्षा परिषद को दिया गया है। किसी प्रकार का मतभेद हो तो उसको सुलझाने का कार्य सुरक्षा परिषद को दिया गया है। और किसी भी अपेक्षाकृत कमजोर राष्ट्र के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है, उस पर कब्जा करता है, उस पर अपनी साम्राज्यवादी नीतियाँ थोपता है, तो इस स्थिति में महासभा सुरक्षा परिषद को यह अधिकार देती है कि वह वहाँ पर कार्रवाई करे और वहाँ पर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास करे और वहाँ पर शांति स्थापित करने का कार्य करे। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है शांति स्थापित करना। तो अब इसके लिए सुरक्षा परिषद की आप संरचना जहाँ तक देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। महासभा में 193 थे, यहाँ पर सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। 15 में से इसके 10 सदस्य जो है अस्थायी कहे जाते हैं, अस्थायी कहे जाते हैं, और 5 अस्थायी कहे जाते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस प्रकार टोटल 15 सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो इसकी सुरक्षा परिषद की गठन के काल से ही इनके उसके सदस्य बने हैं और हमेशा रहते हैं। इनको कभी वहाँ से हटाया नहीं जाता है। यहाँ पर सदस्य का मतलब राष्ट्र से होता है। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कोई सदस्यता ली जाती है तो वहाँ पर उसकी सदस्य मतलब उस देश से होता है। तो मतलब जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं उसमें उनका नाम आप जान लीजिए। अमेरिका, आप जानते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ था, उसको रूस कहा जाता है, और चीन। ये 5 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। मैंने बताया जैसा कि अभी आपको कुल 15 होते हैं। ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनको अस्थायी सदस्य इसलिए कहा जाता है कि ये अस्थायी सदस्य जो है हमेशा के लिए नहीं नियुक्त किए जाते हैं। इन अस्थायी सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाए। जैसे अगर आप सोचिए कि कोई देश इस समय 2020 में अगर सुरक्षा परिषद की सदस्यता ग्रहण करता है तो वो जो है 2022 तक 2 साल तक ये सदस्य रहेगा। इसके बाद हट जाता है। इसके बाद कोई दूसरा देश, इस तरह से क्रम चलता रहता है। या मतलब ये जो 10 सदस्य अस्थायी होते हैं इनमें विश्व के तमाम देश अपने क्रम से आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इनका कार्यकाल जो है 2 साल के लिए होता है। इन 10 जो सदस्य होते हैं केवल 2 साल के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरह से देखिए ये कुल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। लेकिन इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात जानना यह आवश्यक है। आजकल आप जानते होंगे सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर ही इसमें सुधार के लिए ही कई बार कोशिश की गई है, क्योंकि अब ये माना जाता है कि विश्व में केवल 5 ही देश ऐसे नहीं हैं जो पूरे विश्व के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लें और उनको थोपें किसी भी देश पर। तो ऐसे में आप सोचिए भारत की तरफ से भी बार बार कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा परिषद की उसको भी सदस्यता दिलाई जाए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उसके जो हित हैं वह तमाम देशों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वह एक बहुत बड़े जनसंख्या वाले देश का नेतृत्व करने के नाते इसको भी यहाँ पर सम्मिलित करने के बाद, इसी तरह जर्मनी है, जापान है और कई देश हैं
वो लोग भी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता चाहते हैं। इसमें सुधार के लिए बार बार बात उठ रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिलहाल इसमें 5 ही अस्थायी सदस्य हैं। ये अस्थायी सदस्यों का सबसे बड़ा जो रोल होता है, अस्थायी सदस्यों को एक पावर दिया जाता है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। अस्थायी सदस्यों का जो पावर होता है उसको बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर वह पावर होता है जिसके तहत ये 5 जो देश हैं अस्थायी सदस्य, जो 5 अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के, उन्हीं 5 देशों को वीटो का पावर दिया गया है। सुरक्षा परिषद में कोई भी निर्णय लेने के लिए 15 सदस्यों में से कम 9 सदस्यों की उस पर सहमति मिलनी चाहिए किसी भी प्रस्ताव पर, तभी जाके वह प्रस्ताव पारित किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। 15 में से मतलब 9 का उस पर सहमत होना आवश्यक होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन 9 में जो 5 हैं अस्थाई वाले, 5 अस्थाई सदस्य जो होते हैं सुरक्षा परिषद के, इन 5 का इसमें सहमति अत्यंत आवश्यक है। अगर इस 5 में से कोई भी एक अपनी सहमति नहीं देगा तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। 5 में से अगर सोचिए इसमें से केवल 4 लोग तैयार हुए, एक लोग नहीं तैयार हुआ, ये कोई बाहर हट गया, तो इसमें से 15 में से चाहे 14 लोग तैयार हो जाएं, वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। मतलब किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 9 सदस्यों की सहमति अत्यंत आवश्यक होती है, और उस 9 में से 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी स्वीकृति अत्यंत आवश्यक होती है। अगर ये किसी भी प्रस्ताव पर अपनी अस्वीकृति दे देते हैं तो उसी को वीटो कहा जाता है और उस पर कार्रवाई रोक दी जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है पक्ष है सुरक्षा परिषद का। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की तीसरा जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो बोलते हैं उसको सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। सामाजिक आर्थिक परिषद का महत्वपूर्ण कार्य होता है, इस परिषद में वर्तमान में 54 सदस्य देश हैं। इतने 54 सदस्य देश सामाजिक आर्थिक परिषद में। यह एक ऐसी परिषद है जिसका कार्य होता है विभिन्न देशों की सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर काम करना। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर काम करती है, और इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर कार्य करती है। और इसका जो केंद्र होता है जिस पर ये सेंट्रलाइज की होती हैं, ऐसे देश होते हैं जो अपेक्षाकृत कमज़ोर हैं, पिछड़े देश हैं। अपेक्षाकृत पिछड़े और कमज़ोर देशों में सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जिस परिषद की स्थापना की गई है उसको सामाजिक आर्थिक परिषद कहते हैं। इस सामाजिक आर्थिक परिषद में कुल 54 सदस्य देश हैं। तो इसके द्वारा ये सामाजिक आर्थिक परिषद विभिन्न अन्य संस्थाओं के द्वारा जो है अपने उद्देश्यों को पूरा करती है। इसमें आप सामाजिक आर्थिक परिषद के अंतर्गत यूनिसेफ को देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन जो बच्चों के लिए काम करती है, यूनिसेफ है आपका यूनिसेफ है, और WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार एक संस्था है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार आप देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक परिषद, इसके साथ ही साथ बहुत सारे NGO भी हैं जो इसके कार्य में सहायता करते हैं। तो सामाजिक आर्थिक परिषद यूनिसेफ, WHO, ILO और विभिन्न NGO के माध्यम से विश्व के पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर देशों के में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का प्रस्ताव लाती है और उस पर कार्य करती है। सामाजिक आर्थिक परिषद इस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि देखिए सामाजिक आर्थिक परिषद का जो कार्य है वो भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में विषमता नहीं होगी, वहाँ पर उन्नति होगी, और वहाँ पर जो समाज होगा आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है सुदृढ़ होगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि संघर्ष या युद्ध की स्थिति जो है ना के बराबर होती है। वहाँ पर अगर संपन्नता रहेगी तो ये स्थिति युद्ध की और संघर्ष की और अशांति की स्थिति जो उत्पन्न होने का कारण होता है वो हमेशा कमजोरी, भूखमरी, गरीबी यही कारण होता है। तो इस तरह से उसको समाप्त करके या कहीं ना कहीं विश्व शांति स्थापित करने में सामाजिक आर्थिक परिषद अपना रोल निभाती है। और इसका जो चौथा अंग है उसको मैंने बताया था न्यासिता परिषद। न्यासिता परिषद
ट्रस्टीशिप, जो इसकी ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है, इसको अंग्रेजी में इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। यह परिषद जो है, इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था उस समय, बहुत सारे ऐसे देश थे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी ऐसे देश थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी ऐसे कोई देश या क्षेत्र थे जो अपने क्षेत्र में अपने देश की का संचालन करने में कहीं न कहीं जो है अक्षम थे, वो सक्षम नहीं थे कि अपने देश की स्थिति को बढ़िया से चला सकें और उसको जो है रेगुलेट कर सकें। तो ऐसे देश या ऐसे क्षेत्रों को के संचालन का जो दायित्व था वो न्यासिका परिषद को दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से देश और उनसे संबंधित कुछ क्षेत्रों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो जो है आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो ऐसे में उन क्षेत्रों को, उन देशों में जो है कार्य संचालन का कार्य जो है वहाँ पर इस परिषद को दिया गया था। इस परिषद न्यासिका परिषद के ही ऐसे क्षेत्रों में और ऐसे देशों में काम करती थी और उसी के द्वारा जो है ऐसे क्षेत्रों का, ऐसे देशों का में जो है एक तरह से राज्य से संबंधित जो कार्य की होते हैं, जो एक देश कार्य संचालित करता है, उस अगर वो अपने क्षेत्र में, अपने देश में उस कार्य का संचालन नहीं कर पा रहा है, अक्षम है किसी कारणवश, तो ऐसे क्षेत्रों में न्यासिका परिषद ही कार्य करती थी। इसमें कई सदस्य होते थे। न्यासिका परिषद के ही सारे सदस्य मिलकर उन क्षेत्रों में संबंधित मुद्दों और उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। तो 1994 में इस परिषद को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब यह अनुपयोगी हो गया था। इधर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कुछ दिनों तक इसकी उपयोगिता बनी रही, लेकिन 1994 के बाद इसको समाप्त इसलिए कर दिया गया क्योंकि इस प्रकार का कोई भी क्षेत्र या देश था नहीं जिसको जो है न्यासिका परिषद की आवश्यकता महसूस की जाए, इसलिए अनुपयोगी हो गया। और आज ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन एक संस्था अंग के रूप में अवश्य इसका निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह कार्य नहीं करता है। इसको 1994 में समाप्त कर दिया गया। अब जहाँ तक सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें अंग के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 5वां और महत्वपूर्ण अंग है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं कि न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां महत्वपूर्ण अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना इसलिए की गई थी कि यह विभिन्न देशों के बीच जो विवाद होते हैं, कानूनी विवाद होते हैं, जो संधियां होती हैं, जो समझौते होते हैं, अगर उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई पेच उत्पन्न होता है, तो उसकी अंतिम व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है और इसका जो प्रमुख कार्य है, जैसा कि मैं बताया कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो आपस में मैत्री संधियां या किसी भी प्रकार की संधियां की जाती हैं, उन संधियों की शर्तों को पालन करवाना, अगर संधि टूटती है तो क्यों टूटती है और उसमें दोष किसका है, इन सब चीज़ों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही अपना पक्ष रखता है। और इसके साथ ही साथ विभिन्न देशों के मध्य अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, सीमा संबंधी या अन्य सैनिक संबंधी या और कई जो नियम कानून होते हैं और कानूनी पेचीदगी होती है या कानूनी जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख कार्य जो है राष्ट्रों के मध्य जो है कानूनी सहयोग करना है। और अंतर्राष्ट्रीय जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी स्थापना की गई है। विभिन्न देशों के, जैसे किसी देश का अपना कानून होता है, वैसे विश्व में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के बीच जिन कानूनों के माध्यम से प्रक्रिया या प्रशासन का संचालन किया जाता है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करने का प्रमुख उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही है। इसके साथ ही साथ विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसके निपटारे का कार्य करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्य होकर इसकी स्थापना के बारे में, इसके संगठन के बारे में समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है।
लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसके इन 15 सदस्यों के एक तिहाई मतलब 5, इनको प्रत्येक तीसरे साल 3 वर्ष बाद कार्यकाल समाप्त करेंगे। कार्यकाल समाप्त 15 सदस्यों में से एक तिहाई मतलब 5 सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष बाद समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि इनका जो संगठन है वो बना रहे निरंतर। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा की संरचना होती है, उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों को, एक तिहाई सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है नए सदस्य आते हैं, तो और एक तिहाई सदस्य जो है वो हट जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उसके स्थान पर नए सदस्य। वैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक तिहाई सदस्य, 15 का एक तिहाई मतलब 5 सदस्य, लेकिन यहाँ वहाँ पर 2 वर्ष, यहाँ पर 3 वर्ष बाद इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया। इस तरह से एक रोटेशन चलता रहता है और इनकी सदस्य संख्या भी बनी रहती है। हाँ, एक बात होता है कि इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको फिर से निर्वाचित करने का भी प्रावधान होता है। जैसे वो 5 अगर हटे हैं तो उनको फिर महासभा में वोटिंग होती है, अगर वहाँ पर ये फिर से अधिक मत के द्वारा आ जाते हैं तो इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो जाती है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ ही इसके अंतिम और महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानेंगे, जिसको हम सचिवालय कहते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम और महत्वपूर्ण जो अंग होता है उसको हम सचिवालय कहते हैं। सचिवालय का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो अभी तक आपने जितना मैं बताया 4-5 अंग हैं इसके जो महत्वपूर्ण अंग थे, उनके द्वारा जो भी कार्य या जो भी प्रस्ताव लाए जाते हैं उस पर विचार करने का कार्य सचिवालय का ही होता है। सचिवालय का जो मुखिया होता है उसको जो है महासचिव कहा जाता है। सचिवालय का जो मुखिया होता है उसको महासचिव कहा जाता है। और सचिवालय में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जिनके माध्यम से इतने जो 4-5 महत्वपूर्ण अंग हैं उनके बारे में जो है जो 4-5 अंग हैं उनके द्वारा जो कार्य प्रस्ताव आदि लाए जाते हैं उस पर पुनर्विचार करने का कार्य या उस पर कार्य करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो सचिवालय का होता है। और सचिवालय के प्रधान को महासचिव कहते हैं। इस समय आपको वर्तमान में जो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के, वर्तमान महासचिव आप लोग जानते ही होंगे, एंटोनियो गुटेरस हैं। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल देश से संबंधित हैं एंटोनियो गुटेरस। महासचिव का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है। लेकिन अगर महासभा चाहे तो इनके कार्यों से संतुष्ट हो और महासभा अगर चाहे तो इनकी जो है पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है। इनको दोबारा भी इनको नियुक्त किया जा सकता है। तो वर्तमान महासचिव जो एंटोनियो गुटेरस हैं, वो 1 जनवरी 2017 से कार्य कर रहे हैं इस पद पर। 1 जनवरी 2017 से एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं वो महासचिव पद का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है और इसके द्वारा जो है पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने का कार्य किया जाता है, जिससे विश्व शांति बनी रहे और फिर से कभी किसी बड़े युद्ध की तरफ पूरी दुनिया न बढ़े। किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसके निपटारे के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न एजेंसियां उस पर कार्य करती हैं और इन्हीं के माध्यम से विश्व के तमाम देशों में जो भी संबंधित मामले आते हैं उनको देखा जाता है।
तो इस प्रकार आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना का उद्देश्य था वो उसको कहीं न कहीं पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहा है। और इसमें तब जो बड़े देश हैं उनका उत्तरदायित्व अत्यधिक होता है कि वह भी इस बड़ी संस्था में कार्य करें और उसमें सहयोग दें, क्योंकि जो 1919 में लीग ऑफ नेशन स्थापित हुआ था राष्ट्र संघ, उसकी विफलता का जो सबसे प्रमुख कारण था वो यही था कि उसमें जो उस समय के बड़े देश थे, जो जिम्मेदार देश थे, उन लोगों ने उस संस्था के में उस संस्था की सदस्यता को छोड़ दिया और वहाँ पर सहयोग भी नहीं किया। तो किसी भी संस्था के अच्छी तरह से कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ पर जो इसके सदस्य देश हैं वो जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर अपनी भूमिका को उपयुक्त भूमिका का निर्वहन करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था, क्यों इसकी स्थापना हुई और फिर इसके कार्य क्या थे और इसके विभिन्न अंग क्या थे, उनके बारे में आज हमने जाना। नेक्स्ट टाइम हम अपने अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।